हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त ही होंगे। तो आइए सब लोग जल्दी से जुड़िए और शुरू करते हैं आज के इस सेट का। आज जो हम लोग सेट करने वाले हैं यह सेट नंबर होगा 13। हम लोगों ने 12 सेट कर रखा है दोस्तों। और आप लोगों ने जो प्यार दिया है, आप लोगों ने जो सपोर्ट किया है, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। और मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार, आपका सपोर्ट ऐसे ही आगे भी बरकरार रहेगा। ठीक है भाई, तो चलिए सब लोग जुड़ जाइए और अपना हाजिरी लगा दीजिए दोस्तों। कैसे लगाना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अटेंडेंस लग जाएगा। चलिए सब लोग जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए भैया। आप लोग कंजूसी करते हैं लाइक करने में मेरे दोस्तों, इतना मेहनत करने के बावजूद भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं। लाइक करते रहिए दोस्तों और शेयर करते रहिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चन के साथ। और ये प्रश्न वो है जो हमने कल आप लोगों को दिया था। ये प्रश्न हमने कल आप लोगों को दिया था दोस्तों। आप लोगों ने लगाया भी होगा और बहुत सारे विद्यार्थियों ने लगाया भी होगा, और कुछ तो ऐसे हैं जो नहीं लगाए होंगे। तो जो नहीं लगाते हैं दोस्तों, आप लोग ज़रूर लगाइए, सवाल को हल करने का प्रयास करिए, क्योंकि जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। डेली हमारा प्रैक्टिस स्टार्ट होता है, डेली आप लोग जुड़े रहिए दोस्तों। टाइम इधर उधर हो सकता है, लेकिन दोस्तों डेली ही हम लोग शुरू करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो अग्निवीर वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, आप सभी लोग जुड़ जाइए और जल्दी से दोस्तों इस परिवार का हिस्सा बनिए। शेयर वेयर लाइक वाइक कर दीजिए सभी लोग। चलिए ये प्रश्न आप लोगों के सामने है। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि यक्स और 2x समपूरक कोण हों तो 2x का मान है। अब देखिए यहाँ पर आपको कंसेप्ट सीखने की अति आवश्यक हो जाएगी। ठीक है, कंसेप्ट सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए सवाल तभी बना पाएंगे दोस्त जब आप कंसेप्ट जानेंगे। तो इसका कंसेप्ट क्या है, ये जो आप देख रहे हैं समपूरक कोण लिखा हुआ है, समपूरक कोण। समपूरक कोण किसे कहते हैं भाई? समपूरक कोण वह कोण होता है जो दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। ठीक है, समपूरक कोण वह होता है, वह दो कोण होंगे भाई जिनका योग 180 अंश के बराबर होगा। जैसे हमने कह दिया, अगर एक कोण 70 डिग्री है तो बताइए इसका समपूरक क्या होगा। तो एक 70 में क्या जोड़ें कि 180 बन जाए? तो सर आप कहेंगे 111। तो 70 का समपूरक क्या है? तो 100, माफ कीजिएगा 110। और 110 का अगर पूछा जाए समपूरक क्या है तो 70 हो जाएगा। बात क्लियर है। समपूरक कोण उसे कहते हैं जो दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। इस कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सवाल पर आते हैं। एक कोण तो x है और एक कोण क्या है 2x। तो x प्लस और 2x मिलाकर कितना होना चाहिए? 180 अंश के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x और 1x मिलाकर 3x बराबर 180 अंश। तो 3 से भाग देंगे, 3 छक 18, यानी एक x बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अगर x का मान 60 है तो 2x का मान पूछा गया है, तो 2 गुणे 60 कर देंगे, तो 60 दूना 120 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब था दोस्तों। बात क्लियर है। चलिए भाई, ये सवाल आप लोगों ने लगा लिया, समझ भी लिया है। अब ये सवाल आज के सेट का है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, इसका जवाब आप लोग बताइए क्या होगा राइट आंसर। पीडीएफ दोस्तों कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो रोजगार विद प्रमोद टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। और उस पर जितने भी पीडीएफ है सब आपके लिए बेहतर हैं। उसका पीडीएफ निकलवाइए, जो करना है करिए, बस दोस्तों प्रैक्टिस करिए दबाकर उसका। ठीक है भाई, आइए ये प्रश्न आप लोगों के सामने है। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से समय पर अपने तय स्थान तक पहुंच जाती है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचती है। संपूर्ण यात्रा की दूरी बताइए। अब देखिए दूरी समय चाल का यह प्रश्न है। अब इसका कंसेप्ट क्या है भाई? आप लोग जानते हैं यहाँ पर कि दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड गुना टाइम होता है स्पीड गुना टाइम होता है दूरी बराबर। अगर ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब डिस्टेंस दूरी जो है अगर नियत है,
तो स्पीड का उल्टा टाइम होता है और टाइम का उल्टा स्पीड होता है। ठीक है, बस यही कंसेप्ट आपको लगाना था इसमें। तो यहाँ पर स्पीड दिया गया है, स्पीड कितना दे रखा है 40 और 35, 40 और 35 स्पीड दिया गया है। ठीक है, 40 और 35 इसका यहाँ पर स्पीड दिया गया है। आप क्या करिए, इसका रेशियो निकाल दीजिए दोस्तों। क्या निकाल देंगे, रेशियो यहाँ पर इसका निकाल देंगे। तो रेशियो निकालेंगे, आप इसको काटिए 5 से, 5 अट्ठे 40, 5 साते 35 कट जाएगा और 8 संबंधित 7 के अनुपात में आ जाएगा। ठीक है, ये स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 7 संबंधे 8, 7 संबंधे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 7 संबंधे 8। ठीक है भाई, अब देखिए अगर वह पहले उसका टाइम कितना था 7 अनुपात, अब कितना लग रहा है 8 अनुपात। कितना देरी से जा रहा है भाई, 1 अनुपात की देरी से जा रहा है। 1 अनुपात का मान कितना दे रखा है, तो 15 मिनट। भाई मिनट में कितना देरी से, तो 15 मिनट। 1 अनुपात का मान 15 है। तो अब यहाँ से आप चाहे 7 का मान निकालिए या 8 का मान निकालिए, बस याद ही रखना है। अगर आप 7 अनुपात का मान निकालते हैं तो वहाँ पर चाल को लेना पड़ेगा 40। अगर आप 8 अनुपात का मान निकालते हैं तो वहाँ पर चाल को लेना पड़ेगा आपको 35। ठीक है, आप 8 पर निकाल दीजिए। तो 15 बट्ठे, अगर 1 अनुपात का मान 15 है तो 8 अनुपात का मान 15 बट्ठे 120। तो 120 ये क्या हो जाएगा, ये मिनट हो जाएगा। तो 120 मिनट का मतलब कितना, 2 घंटा। 2 घंटा आ जाएगा। आपसे दूरी पूछा गया है, दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम होता है। स्पीड गुना टाइम होता है। स्पीड क्या लेना पड़ेगा आपको 35, यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा 35, और टाइम कितना लेना पड़ेगा दोस्तों, टाइम क्या निकाले हैं आपने 2 घंटे। तो 2 घंटे, तो 35 दूना कितना हो जाएगा, 35 दूना कितना होगा, अरे बोलिए भाई, 35 दूना 70 आ जाएगा। ठीक है, 35 दूना 70, यानी इसकी जो दूरी है वह 70 किलोमीटर की दूरी है। बात क्लियर है, बोलिए थम्स अप कर दीजिए, एक बार बता दीजिए कि आप लोगों को सवाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बोलिए सवाल समझ में आ गया दोस्तों। तो 100 माफ कीजिएगा 70 किलोमीटर इसका दूरी आ जाएगा। आइए दूसरे प्रश्न की ओर, ये क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर बताइए। सिंपल सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पेपर में, बहुत बड़ा लोड नहीं लेकर चलना है कि बड़ा भारी भरकम प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसे प्रश्न भी हो सकते हैं जो कॉन्सेप्टिव हो और थोड़ा सा लेवल के हों। बाकी दोस्तों 15 प्रश्न में ऐसा कोई प्रश्न नहीं आएगा जो आप नहीं बना पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस से जुड़ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस से ही पता चलता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। ठीक है, हाँ जी, इस सवाल का उत्तर बताइए। यहाँ पर दिया गया है कि 5 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूर्ण कर सकते हैं या करते हैं, 6 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे। देखिए 5 पुरुष हैं, एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। वही कार्य, ये जो कार्य है यही टोटल कार्य हो गया। अगर यही कार्य 6 पुरुष करते हैं तो कितना दिन का समय लेंगे, तो दिन निकालना है। ठीक, चलिए 6 से काटिए, 6 दूनी 12 और 2 पाँचे 10, तो कितना दिन लग जाएगा 10 दिन। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों। आइए इस सवाल को बनाइए जल्दी से बनाइए मेरे दोस्तों, मेरे देश के नौजवान सैनिकों। आप लोग भविष्य के सैनिक हैं दोस्तों, तो आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। अभी से मेहनत नहीं करेंगे तो मामला हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, चलिए इस सवाल का आंसर आप लोगों ने लगा लिया होगा। ये बहुत सिंपल प्रश्न है भाई, कुछ करना नहीं है। इसमें दिया गया है 6 सही 2/5, 6 सही 2/5। इसको कह रहा है कि इसको भिन्न में बदलना है। तो क्या करते हैं, 5 का गुना 6 में करेंगे, 6 5 30 और 2 को जोड़ देंगे, तो 30 + 2 यानी हो जाएगा 32, बट्टे नीचे वही 5 लिख देते हैं। तो 32/5 इसका राइट आंसर आएगा, चौथा ऑप्शन। ठीक, चलिए इसका लगाइए आंसर, जल्दी से दीजिए दोस्तों, उत्तर बता दीजिए जल्दी से क्या होगा। एक वर्गाकार बगीचे का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 5625 वर्ग मीटर है। देखिए भाई, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a का स्क्वायर,
मान लेते हैं साइड अगर ए है तो ए का स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका मान दिया गया है कितना, 56 25, 56 25। ठीक है, तो ए का मान निकालना है। ए का मान निकालेंगे तो वर्ग हटेगा तो ये संख्या अंडर रूट में आ जाएगी, 56 25, 56 25। ठीक है, अब देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, इकाई का अंक 5 है तो 5 ही आने वाला है। और 56 को कैसे लिख सकते हैं, 7 8 56, यानी छोटा वाला लेना होता है तो 7 हो जाएगा। यानी साइड कितना आ गया यहाँ से, ए का मान कितना आ गया, 75। अच्छा, ए का मान 75 है तो आपसे पूछा गया परिमाप, परिमाप क्या होता है, 4a, 4a तो 4 इंटू ए का मान 75, तो 75 गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300। भाई 75 दूना 3, 75 दूना कितना हो जाता है, 150, और 150 दूना 300, तो इसका राइट आंसर कितना आने वाला है, 300 मीटर। कितना, 300 मीटर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, इस सवाल में कोई दिक्कत है बताइए, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया दोस्तों तो लाइक तो कर दीजिए भाई। बताइए, अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया, ऐसे काम थोड़ी नहीं चलता है। चलिए, अपना तो काम है दोस्तों अच्छा रास्ता बताना, अच्छे कंसेप्ट सिखाना। ठीक है भाई, बाकी आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों, हम ऐसे ही डेली आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे। चलिए, ये प्रश्न है, देखिए क्या है ना, जो चीज़ फ्री मिलता है दोस्तों ना उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। कोई भी चीज़ अगर आप फ्री में पाए हैं तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर आप वही पैसा से खरीदेंगे तब आप उसका कीमत भी समझेंगे। तो फ्री में है दोस्त, आपका एक भी पैसा नहीं लगा है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। लेकिन अगर यही चीज़ अगर पैसा में मिलता तब आप कहते भाई इसको हमें देखना है और सीखना है, समझना है। ठीक है, यही बातें हैं दोस्तों। तो जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो लोग तो अपना काम करबे करते हैं। चलिए, ये सवाल आप लोगों के लिए है तो आप लोग इसका उत्तर दीजिए जल्दी से। राम प्रतिदिन 0.50 रुपए का समाचार पत्र खरीदता है, जनवरी माह के लिए उसे कितना पैसा भुगतान करना पड़ेगा। अब यहाँ एक महीने का नाम ले लिया गया है, जनवरी। क्यों नाम लिया गया, क्योंकि देखिए जितने भी महीने होते हैं ना उसमें कुछ 31 के महीने होते हैं, कुछ 30 के होते हैं, और एक फरवरी ऐसा महीना जो 28 और 29 का होता है। तो इसीलिए यहाँ पर महीने का नाम मेंशन किया गया है, जनवरी लिया गया है। अब जनवरी की बात किया जाए, देखिए रोज का कितना पैसा है, 50 पैसा है। कितना पैसा है, 50 पैसा। अब जनवरी महीना में कितना दिन होता है, तो 31 दिन होता है, तो 31 से गुना कर दीजिए। इतना पैसा टोटल उसका इन्वेस्ट होगा अखबार खरीदने में। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 0, 5 एकम 5, 5 तिया 15। ठीक है, यानी 15.50 पैसा, 15 रुपया 50 पैसा। ठीक है, 15 रुपये 50 पैसे इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन लाजवाब है दोस्तों। थोड़ा अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो आप इसका उत्तर भी नहीं बता पाएंगे। अगर आप चाहते हैं बारंबारता, ये जो बारंबारता है ना दोस्तों, ये आपका स्टैटिक्स चैप्टर जाता है उसका है। अगर आप चाहते हैं स्टैटिक्स को अच्छे से पढ़ना तो कमेंट कर देंगे दोस्तों, मैं अच्छे से स्टैटिक को पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा। बाकी यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया है, ये आपसे कहा गया है एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य से विचलनों का बीजगणितीय योग हमेशा होता है। तो याद रखेंगे, एक लाइन का प्रश्न है, हमेशा इसका जो विचलनों का योग क्या होता है, 0 होता है। एक लाइन का प्रश्न है दोस्तों, हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए बाकी कंसेप्ट सीखना है तो आपको पूरा समझना पड़ेगा, इसका चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। आप कमेंट करेंगे तो आप लोगों के लिए मैं ज़रूर मेहनत करूँगा। चलिए भाई, इसका जवाब दीजिए। अनुक्रम 2, 3, 5, 9, 17, 33, 65। प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, क्या दिया गया है, 2 है, 3 है, 5 है, 4 है,
17, 33, 65, 65 और यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए 2 + 1 3 प्लस किया गया है 1, यहाँ पर कितना प्लस किया गया है 2, यहाँ पर कितना प्लस किया गया है, माफ़ कीजिएगा ये 9 है ना दोस्तों, ये 9 है, तो यहाँ पर प्लस किया गया है 4, यहाँ से 8, ठीक है, और यहाँ से 16, इधर से क्या हो जाएगा, कितना है 32, तो यहाँ पर कितना प्लस किया जाएगा? आपने क्या देखा, 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, तो 16 का 2 गुना 32, 32 का 2 गुना 64, तो यहाँ पर 64 प्लस किया जाएगा। 64 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, 6 6 12, यानी 129 आ जाएगा। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 129 आएगा। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए भाई इस सवाल का उत्तर दीजिए जल्दी से, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। दी गई संख्या x और y, जहां y x का गुणज है, का लघुत्तम समापवर्तक बताइए। देखिए एक संख्या x है और एक संख्या क्या है, y है, लेकिन इसमें एक बात यहाँ पर बोला गया है, y जो है x का गुणज है। गुणज का मतलब ये है मल्टीपल है उसका, किसका, x का। अगर ये तो अक्षर से संबंधित है तो थोड़ा सा कठिन लग रहा है आपको समझने में, लेकिन अगर यही मैं अंकों में ले लूँ, जैसे मैं अंक में ले लूँ, अगर मैं कह दूँ ये जो x है, ठीक है, अगर ये जो x है अगर 5 हम ले लेते हैं और y को मैं 15 ले रहा हूँ, ठीक है, y को मैं 15 ले रहा हूँ, ठीक। अब देखिए यहाँ पर y जो है x का गुणज है, गुणज का मतलब y में x है भाई, 15 में 5 है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो आपसे पूछा गया है इन x और y का लघुत्तम क्या होगा, तो बताइए 5 और 15 का लघुत्तम क्या होगा। आप कहेंगे सर 15 होगा, तो जो संख्या बड़ी होगी वही लघुत्तम होगी, तो इसमें बड़ी क्या है, y है, क्योंकि y x का गुणज है तो y है ना सबसे बड़ी संख्या, तो y इसका लसव आएगा, तो लघुत्तम जो होगा इसका y होगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। बात क्लियर है। अक्षर से थोड़ा सा दिक्कत है समझने में, अगर आप इसको अंक को लेकर काम करते हैं तो आपको इस सवाल को बनाने में रत्ती भर समय नहीं लगेगा दोस्तों। समझ में आ गया है, आगे चलें, बताइए। चलिए भाई अगला प्रश्न करिए, सब लोग जल्दी से बनाइए। 2 और 100 के बीच 3 से विभाज्य सभी विषम पूर्णांकों का योग है। देखिए अब इसमें आपको 2 से लेकर 100 तक के बीच में 3 से कटने वाली सभी विषम पूर्णांकों का योग पूछा गया है। तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि भाई 2 से लेकर 100 तक 3 से कटने वाली कितने विषम पूर्णांक हैं। तो पहला विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा, 3 से कटने वाली 3 हो जाएगा। अगला क्या होगा, देखिए 3 से 6 भी कटता है, लेकिन 6 जो है सम है, विषम हमें बताना है, तो अगला विषम क्या होगा, 9 होगा। 9 इसके बाद क्या होगा, 9 के बाद दोस्त 3 से कटने वाला क्या होता है, बताइए। 9 के बाद 3 से कटने वाला विषम पूर्णांक क्या होगा, अरे 9 से कटने वाला 12 भी होता है, लेकिन 12 सम न है, तो 12 के बाद क्या होगा, 15। ये 15 ऐसी संख्या है जो 3 से कटेगी, लेकिन ये विषम भी है, ठीक है। ऐसे लास्ट में एक और विषम पूर्णांक जो है वह क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा, 3 से कटने वाली। तो आपको 3 से लेकर 99 तक पता करना कुल कितनी संख्याएं हैं, तो हमें यहाँ पर संख्या निकालना है। तो n का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, अंतिम पद माइनस पहला पद बटे इन दोनों के बीच का, इनके बीच का गैप यानी बीच का अंतर प्लस 1 करते हैं, ठीक है। यानी अंतिम पद l मान लेते हैं और पहला पद को a मान लेते हैं, अंतिम और इनके बीच का जो गैप है यानी जो बीच का अंतर है उसको d मान लेते हैं, इसको सर्वांतर बोलते हैं, प्लस 1 कर देना है, ठीक। तो अंतिम पद है कितना, 99 माइनस कितना रखना पड़ेगा, अरे सॉरी दोस्तों हमने जोड़ दिया, यहाँ माइनस होता है, माफ़ कीजिएगा, ये माइनस होता है, सॉरी माइनस, और a क्या है 3 है, बटे क्या हो जाएगा
इनके बीच का गैप, तो गैप कितने का है, 6 का गैप है, प्लस 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 96/6 प्लस 1 कितना आ रहा है भाई, 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 कम 6 और 3 बचेगा, 6 6 के 36, 16 हो गया, प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 17। तो कुल ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 17 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 17 संख्याएं, यानी n का मान कितना आ गया 17। अब हमें तो योग निकालना है, तो हमें SN का मान निकालना पड़ेगा। SN देखिए, SN का मान निकालने के लिए फार्मूला याद कर लीजिए, n/2 n/2 पहला पद प्लस अंतिम पद, पहला पद प्लस अंतिम पद, तो n/2 तो 17/2 हो जाएगा, यहाँ से 17/2 होगा, गुणे पहला पद 3 है, अंतिम पद क्या है 99, तो 99 प्लस 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 9 3 12 के 2 हासिल का 1, 9 1 10 यानी 102 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 5 10, 2 1 कम 2, 51 बार में कटेगा। अगर 17 का गुना करते हैं तो दोस्तों इकाई का अंक 7 आने वाला है। अब देखिए ये दो ऑप्शन तो देखकर ही कट गए, बचा कौन, या तो 17 सही होगा या फिर 867 सही होगा। अब एक बार बताइए 17 हो सकता है भाई, 17 कैसे होगा, 17 का गुना 51 में करना है तो 867 ही आएगा इसका राइट आंसर, 867। तो कहीं ना कहीं आप लोग ऑप्शन को भी ध्यान में रखते रहिए, ठीक है, ध्यान देते रहिए। जरूरी नहीं है कि आप स्टेप बाय स्टेप सवाल को हल करेंगे। 17 आया है, 17 से ज़्यादा ही आने वाला है, इकाई के अंक 7 आएगा, 2 ऑप्शन कट गए, बाकी 17 तो होगा नहीं। ठीक, चलिए समझ में आ गया है। आइए भाई अगला प्रश्न लगाइए, इसको, इस सवाल को बनाइए जल्दी से। देखिए, यदि p(x² + q(x + 2) = 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं तो व्युत्क्रम का मतलब ये हो गया, एक मूल अल्फा है एक मूल बीटा, तो व्युत्क्रम का मतलब ये हुआ कि अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है। व्युत्क्रम तब होगा जब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा, 1 के बराबर होगा, तो उसको हम लोग व्युत्क्रम कहते हैं। ठीक है, अब आपको p का मान निकालना है। भैया p का मान निकालना, देखिए ऑप्शन में p का मान पूछा गया, तो p का मान निकालेंगे कैसे। आइए दोस्त यहाँ पर समझाते हैं आप लोगों को p का मान कैसे निकालते हैं। एक बार बताइए, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, मूलों का योग मूलों का गुणनफल। तो मूलों का अगर योग की बात करें हम लोग, यानी अल्फा प्लस बीटा की बात करें, तो ये क्या होता है, माइनस का b/a होता है। ठीक है, मूलों का गुणनफल की बात करें, यानी अल्फा इंटू बीटा की बात करें अगर हम लोग, तो ये क्या होता है, c/a होता है, c/a होता है। भाई हमें मूलों का गुणनफल के बारे में पता है, 1 दिया गया है, तो आप इसको छोड़ देंगे, माफ कीजिएगा, सॉरी दोस्तों। चलिए आप क्या करेंगे, इसको आप छोड़िए, आपको आपकी बात कहाँ से बनने वाली है, मूलों के गुणनफल से। तो देखिए मूलों का गुणनफल कितना है, 1 है भाई, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर क्या है 1 है, और सी क्या है भाई, यहाँ पर ये 2 जो है ना, सी है, ये सी का मान 2 हो जाएगा, सी का मान कितना होगा, तो सी का मान 2 हो जाएगा, और ए का मान क्या है, तो ए का मान x² का गुणांक कितना है, p है, तो p का मान क्या हो जाएगा, बटे करके तिर्यक गुना, तो p का मान कितना आएगा, 2 आएगा, तो p का मान 2 आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 में इसका आंसर दिया गया है। कोई दिक्कत, p का मान 2 आएगा, कोई दिक्कत है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 11, पढ़िए सब लोग, पहले सवाल को पढ़िए, समझिए क्या कह रहा है सवाल, सवाल में क्या कहा जा रहा है। आप लोग पहले सवाल को पढ़ लीजिए, उसके बाद उत्तर बताइए क्या होगा। सवाल का अर्थ समझिए भैया। देखिए, एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी को 40% अंक चाहिए, अगर 40% अंक पा जाता तो पास हो जाता। ठीक है, सभी प्रश्नों पर समान अंक हैं, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का, हर एक प्रश्न का समान अंक है। अगर एक प्रश्न 1 नंबर का है, हम मान लेते हैं, ठीक है, यानी प्रत्येक प्रश्न पर 1 1 नंबर दिए जाएंगे।
एक अभ्यर्थी ने कुल प्रश्नों में से 15 प्रश्नों को हल करके केवल 10 उत्तर सही करके परीक्षा उत्तीर्ण किया है। यानी एक बात बताइए, अगर वह एक प्रश्न 1 नंबर का है तो 40% अंक चाहिए था उसको, इसका मतलब 40% क्वेश्चन करता। बात समझ रहे नहीं भैया, उसको 40% अंक चाहिए था पास होने के लिए। एक प्रश्न 1 नंबर का है तो उसने कितने परसेंट प्रश्न किया? 40%। 40% अंक अगर प्रश्न किया है तो वह क्या हो गया? पास हो जाता है। ठीक है, लेकिन कितने प्रश्न करके वह सही प्रश्न का उत्तर देता है? 15 प्रश्न किया है और 10 ही उत्तर उसके सही होते हैं और पास हो जाता है। ये पास होने का परसेंटेज क्या है? 40। पास होने के प्रश्न कितने हैं? 10। यानी 10 प्रश्न किया है सही है, मतलब प्रश्न तो 15 किया है लेकिन सही कितने हैं? 10। यानी उसको 10 नंबर मिले होंगे। तो 40% का ही मान क्या है? 10। भाई 10 नंबर पाया है ना, इसका मतलब 40% प्रश्न किया है, 10 प्रश्न उसके सही हुए हैं, ये दोनों पासिंग हैं, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो आपसे पूछा गया है कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की कुल संख्या कितनी है। अब परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे गए होंगे? भाई 100% पेपर रहे होंगे, 100% में 100% प्रश्न रहे होंगे तो 100% का मान निकालना है। 100% का मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो 100% का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 बटे क्या? 40 गुणे 100 गुणे 100। 0 से 0 कटेगा, 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100। यानी पेपर में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो 25 प्रश्न। ठीक है, 25 प्रश्न टोटल प्रश्नों की संख्या थी। बात क्लियर है? चलिए इस सवाल का उत्तर बताइए क्या होगा। इसको हल करना है भाई। यहां पर देखिए 2 दशमलव कितना है? 2.81 है। ठीक है, और ये क्या है? 0.002 है, और ये क्या है? 0.01 है। ठीक है, देखिए सबसे पहले दशमलव के पहले 2 आएगा। अब दशमलव के पहले ये तो आंसर नहीं सही होगा क्योंकि दशमलव में आंसर आएगा, ये भी नहीं सही होगा, ये भी नहीं सही होगा। एक ही ऑप्शन तो बचा सही होने का, ऑप्शन नंबर 4। बाकी आप क्या करेंगे? इसको लगाना है तो आप दशमलव के बाद अंकों को बराबर कर लेंगे, सब में 3-3 अंक बना देंगे। इसको जोड़ना ही तो है दोस्तों, सब प्लस करना है। तो यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, 0.2 आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? ऑप्शन नंबर 4। चलिए इसको बनाइए भाई जल्दी से, इस सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा? देखिए क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर कर देंगे और इसमें से 2 घटा देंगे। तो 3 3 का 9, 9 में से 2 गया तो क्या बचेगा? 7। तो इसका राइट आंसर क्या आने वाला है? 7, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, ये कंसेप्ट होता है दोस्तों, ये सब कंसेप्ट आप लोग अपने कॉपी में नोट करते रहें। एक साइड कॉपी बना लीजिए, जो कंसेप्ट हैं उसको आप नोट करते रहें। ठीक है, एक बार उसको क्विक रिवीजन के लिए आप लोग अपने पास रखें, तुरंत पहले रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद सवाल को लगाइए। चलिए भाई, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हों तो उसको अपने पास रखिए, वह पहले उसको कंसेप्ट को सीख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद सवाल बनाइए। आइए इस सवाल का उत्तर बताइए क्या होगा। 2 मेज और 3 कुर्सियों का कुल कीमत 3500 रुपये। 3 मेज और 2 कुर्सियों की कीमत 4000 रुपये है। तो एक कुर्सी और एक मेज की कुल कीमत बताइए। क्या है कुल कीमत? देखिए भाई, यहाँ पर 2 टेबल दिए गए हैं। क्या है? 2 टेबल प्लस 3 चेयर, इसका जो कीमत है वह कितना है? 3500 रुपये है, 3500 रुपये। फिर 3 मेज यानी
3 टेबल प्लस 2 चेयर, इसका कीमत कितना है? 4000। कितना है? 4000 है। आपसे पूछा गया है एक कुर्सी एक मेज का मूल्य, तो पहले आप एक कुर्सी का दाम निकालिए भाई। एक आप टेबल का दाम निकालिए, एक टेबल का दाम। टी का मान निकालिए। शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, एकदम शॉर्टकट तरीका। जिसका मान निकालना होता है उसको बिल्कुल ही भूल जाइए। यानी आपको टी का मान निकालना है तो टी वाली लाइन को, इसको एकदम आपको भूल जाना है, इसको भूल जाना है। भूल गए भाई? बाकी जो बच गए आप तिर्यक गुना कर देंगे, इसका इधर इसका इधर। तो यहाँ 4 तिया 12, ये हो जाएगा 12000। 12000 डिफरेंट का साइन लगाएंगे क्योंकि ज़्यादा में से कम वाला घटाते हैं। और यहाँ से 3 दूना 35 दूना 70 यानी 7000 बटे नीचे क्या होगा? ये जो बराबर में दिया गया है ना, ये वाला, ये जो बराबर में दिया गया है, बराबर में, इसको आप बिल्कुल ही भूल जाएंगे। बाकी जो बच रहे हैं ना उसको तिर्यक गुना करके नीचे लिखते हैं। तो यहाँ से 2 दूना 4, 3 त्रिक का 9, तो 9 में से 4 गया तो क्या बचेगा? अच्छा यहाँ पर 9 - 4 ही लिख दे रहे हैं, 9 - 4, तो कितना होगा यहाँ से? देखिए भाई 7 5 12, ये 5000 होगा। 5000 बटे 5, 5 से काटेंगे तो 1000 यहाँ पर आएगा। ठीक है, यानी एक टेबल का जो दाम आ रहा है 1000 है। उसी प्रकार आप चेयर का दाम निकाल लेंगे, बस वही काम करना है। चेयर वाले को भूल जाना है, बाकी तिर्यक गुना। तो 4000 का गुना 2 में करेंगे। यहाँ पर 4000 है ना, यहाँ पर आप इस 2 में कर देंगे तो 4 दूना 8000, ये हो जाएगा 8000। डिफरेंट का साइन, बस 3 का गुना 35 में, तो क्या हो जाएगा? 0 0, और 3 5 15 के 5 हासिल का 1, 3 3 9 1 10, 105 बटे वही आपका 5 ही आएगा। ठीक है, 5 आएगा। अब इसको घटाएंगे आप, यहाँ से 4 दूनी 8, ये 10,500 है। 10,500 में से 8000 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 2500 यानी 2500 बचेगा। 2500 बटे 5 करेंगे तो 5 5 25 यानी कितना हो जाएगा? 500। 500, ठीक है। यानी एक चेयर का दाम कितना निकल के आ गया? 500। तो दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 500 तो 1500 आ जाएगा। 1500 यानी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा भाई। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या है बताइए? समझ में आ गया है? चलिए, वो शॉर्टकट तरीका दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और उसको लगाने का सबसे बेहतर तरीका तो वही है, शॉर्टकट तरीका। उससे आसान तो कुछ नहीं होता है। बाकी आप कुछ भी तरीका लगा सकते हैं। आइए इस सवाल को बनाइए भाई। ये सवाल लास्ट प्रश्न होगा आज के सेट का। लास्ट में एक प्रश्न आप लोगों के लिए भी है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आइए, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। 8% लाभ अर्जित करने के लिए उसे अपने माल को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए? अब देखिए भैया, यहाँ पर सीपी, एसपी और ईएमपी, छूट कितना का है? 10%। यानी अगर अंकित मूल्य 10 रहा होगा तो एक छूट 10% का मतलब 1/10 होता है। अंकित मूल्य अगर 10 है तो 1 का छूट मतलब वो 9 में बेचा गया है। लाभ कितना हुआ? 8% का। यानी अगर अंकित मूल्य लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। अगर क्रय मूल्य 100 था तो बेचा गया कितने में? 108 में। ठीक है, 108 में। अब यहाँ तो एसपी 9 है, यहाँ पर 108 है, तो 12 9 108 होता है। तो इसको आप बराबर कर देंगे, क्योंकि दोनों एक सेम है तो उसको बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर 12 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 12 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये बराबर हो गया। तो ये तो हो गया 100, ये 108 आ जाएगा और 120 आ जाएगा। आपसे क्या कहा गया है भाई? आपसे ये कहा गया है कि अगर कहाँ गया, 8% लाभ अर्जित करने के लिए उसे अपने माल को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए। भाई उसका जो सीपी है कितना है? उसका जो सीपी है वह 100% है। क्रय मूल्य क्या है? 100%। अंकित मूल्य कितना आ रहा है? 120। कितना ज़्यादा हो रहा है? 20। कोई भी चीज़ 100 पर ही परसेंटेज होता है। ठीक है, तो 100 से कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है, तो 20% ज़्यादा है। यानी 20% ज़्यादा अंकित करना होगा।
20%, ऑप्शन नंबर 4। बाकी आप लगाना चाहते भाई कोई बात नहीं है भाई, 20 अधिक अंकित करना पड़ेगा ना किस पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य क्या है 100 गुणे 100, तो 100 से कट जाएगा 20% आएगा। परसेंटेज हमेशा 100 पर ही होता है, 100 पर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, हमेशा कंपेरिजन 100 पर होता है। बात क्लियर है, समझ में आ गया है। चलिए अब आइए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आज का सवाल है, होमवर्क में आप लोगों को दिया जा रहा है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। भैया आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आंसर बताते रहिए कमेंट करके। अरे भाई इस लास्ट वाला प्रश्न तो बता दीजिए कमेंट करके, आपका उत्तर कितना आ रहा है। चलिए भाई, अब आप लोग अपना स्कोर बता दीजिए, 15 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, कमेंट करके बताइए। 15 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाए हैं। वीडियो कैसा लगा है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी दोस्तों हम लोग कल फिर मिलेंगे अगले सेट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।